जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों की डिमांड पे और बहुत विनती के बाद हमारे साथ हैं कर्नल सौमित दत्त सर। कर्नल दत्त सर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, अपने आप में एक चलती फिरती हस्ती हैं सर, और साथ ही एक्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, एक्स GTO ऑफिसर हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सबके बिहाफ पे सर, थैंक यू सो मच for taking out sir your valuable time. Thank you. सर, टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी हाल ही में फॉर्म आया था और हमारे YouTube चैनल पे ट्रैफिक काफी रहता है SSB एस्पिरेंट्स का, तो बच्चों के कुछ सीरीज ऑफ सवाल थे जो मैं आपसे पूछूंगा। पूछिए सर। पहला सवाल ये है कि भाई ये ग्रुप टेस्टिंग रखा क्यों गया SSB इंटरव्यूज में? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप टेस्टिंग इन SSB इंटरव्यूज? अभी हाल ही में इसी स्टूडियो में कर्नल पंकज सर भी आए थे, डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो उनसे पूछा था कि भाई इंटरव्यू का रोल क्या है। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी बात की थी थोड़ा सा, तो मैं आपसे बात करूंगा सर, व्हाई ग्रुप टेस्टिंग इन SSB? ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि SSB में 3 असेसर होते हैं, मतलब मूल्यांकन 3 लोग करते हैं। असेसमेंट बाय 3 पीपल, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूअर एंड ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। एक कदम मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं आपके स्कूल के समय का। आप जब फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल करते हैं जी, तो आप हर समय कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं। एक ट्रायंगुलेशन होता है जी, लेते हैं कि भाई फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर आपने एवरेज निकाला या आपने डिसाइड किया। तो ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति डिसाइड करे या 2 करे। तो द ट्रायंगुलेशन मेथड जी, आप ये कह सकते हो कि कुछ वैसा यहाँ पे लगाया गया। उसी तरीके से आप देखिए न्यायालय में भी 3 जज बेंच, 5 जज ऑड नंबर के ऊपर होता है, उसी तरीके से ये भी है। पहली बात। दूसरी बात, साइकोलॉजिस्ट में जो कैंडिडेट है उसको कोई परेशान नहीं करता, वो सब एक साथ एक ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन अकेले अकेले अपना अपना काम करते हैं। ठीक है सर। उसी तरीके से इंटरव्यू में जी हर कैंडिडेट जी उसको एक मौका मिलता है, वो बारी से जाता है जी, और इंटरव्यू ऑफिसर के साथ उसका बहुत ही इनफॉर्मल चैट होता है, वेरी इनफॉर्मल चैट, वेरी ट्रू। दोस्तों की तरह वो बात करते हैं, जैसे आप किसी मित्र के साथ बात करेंगे उस तरीके जी। अब इन दोनों असेसमेंट टेक्निक में कैंडिडेट ने अपने आप बिना किसी के हस्तक्षेप से काम किया, नो इंटरफियरेंस। लेकिन यह भी माना जाता है कि भाई आप सेना में या सेना के किसी भी अंग में एक समूह में काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। ट्रू जी। तो ये ग्रुप में किसी भी कैंडिडेट का बर्ताव कैसे होगा, वो एक समूह में कैसे काम करेगा, उसको जरा समझने के लिए। साथ ही में अब कैंडिडेट ने तो अपने आप बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट में मन लगा के काम किया और इंटरव्यू में भी बिल्कुल केंद्रित होकर उसने बात की, लेकिन यहाँ पे उसके जो साथी हैं, ग्रुप जो है वो 10 कैंडिडेट्स का बनता है, 8 से 10, 8 का भी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 10 का। अब वो 10 के 10 को सबको एक ही काम करना है, सबको मिलजुल के काम करना है। तो आप सोचिए, अगर आप 4-5 जने हैं और आप कोई योजना बना रहे हैं, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से एक समूह के अंदर किस तरीके की प्रक्रिया होगी एक कैंडिडेट की, उसको करने के लिए ये ग्रुप टेस्टिंग है। अच्छा, ये 2 मुख्य बातें। अच्छा, तो सर एक चीज तो समझ आ गया कि जिस तरीके से एसेसर्स जो हैं वो अलग अलग अपना अपना इनपुट देते हैं, ये तीनों के इनपुट निकल के कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट आता है कि भाई या तो कैंडिडेट रेकमेंडेड है या कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस आउट है। सर, क्या GTO ऑफिसर भी वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है या कुछ सेलेक्टेड क्वालिटीज ढूंढ रहा है वो? अच्छा, आपको पता होगा, और अगर पता नहीं तो मूलतः 15 गुण हैं। वैसे तो किसी भी मनुष्य में कितने भी गुण हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग के साथ ये माना गया है कि 15 गुण जो है वो हमें चाहिए व्यक्ति में, जो कि हम सेना में लेना चाहते हैं। पहली बात। ठीक है सर। वो 15 गुण आपको आराम से पता लग जाएगा कि सूची है, इंटरनेट से, हर जगह से। अब अगर कोई ये कहे कि गुण है 15,
और मूल्यांकन करने वाले हैं 3, तो 15/3 5 देख लो, आप 5 देख लो, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट वो सारे 15 गुणों का मूल्यांकन करेगा अपने ढंग से। अच्छा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बात करके अपने ढंग से उसी 15 गुण का मूल्यांकन करेगा हर एक कैंडिडेट के लिए, और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी अच्छा पूरे 15 गुणों का मूल्यांकन करेगा हर एक कैंडिडेट के लिए। तो कोई ये ना समझे कि उसको नहीं देखा जा रहा है या उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब पे ध्यान दिया जाता है। और हर एक कैंडिडेट, एवरी कैंडिडेट इज असेस्ड फॉर द लेवल ऑफ 15 क्वालिटीज एज स्पेसिफाइड। अच्छा, तो मतलब दिस इज अ मिथ। बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता था बीच में, आज से 2-3-4 साल पहले मुझे भी एक बार कंफ्यूजन हुआ था सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तीनों एसेसर्स ने बांट रखी है। नहीं, जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत ही साधारण डाउट रहता है, मन में शंका रहती है। आप कैंडिडेट को पूछो क्या हुआ, सर साइकोलॉजी तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन सर ग्रुप टेस्टिंग में, ये उसकी धारणा है। This is just the thought process. हाँ, ये it is only his thought. He has been confident in his psychology, so that's why he says बहुत अच्छा हो गया। He was probably not confident और he got overshadowed, दब गया दूसरों के जोर से बोलने के कारण, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि एसएसबी में कैंडिडेट को बुलाया गया है चुनने के लिए, न कि घर वापस भेजने के लिए। तो वो तीनों जने बहुत ध्यान से काम करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को वो पूरी तरह से निभाते हैं और पूरी निष्ठा के साथ हर कैंडिडेट को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। कोई आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, ये आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। सर, अभी जब आपने ये बोला तो मेरे को एक बात याद आई कि कुछ लोगों के, कुछ कैंडिडेट्स की सोच ये है कि जी वो सैनिक स्कूल वाला है, वो फौजी अफसर का बेटा है, तो उसके चांसेस तो हैं ही फौज में एसएसबी को क्रैक करने में। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा होता है कि जब कैंडिडेट रिपोर्ट करता है जी, पहले तो रेलवे स्टेशन में था, आजकल शायद डायरेक्टली हो गया, जो भी हो, जैसे ही वो इकट्ठा होते हैं तो ये हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति है जी, एक दूसरे को देखते हैं, अरे यार ये तो बड़ा फिट लग रहा है, अरे ये तो ऐसा ही है, ये स्मार्ट लग रहा है, ये फौजी का बेटा है, ये 3 बार जा चुका है, अरे बाप रे। विश्वास रखिए, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आपने वहां क्या किया और कैसे किया, उसी से पूरा मूल्यांकन होता है। आपको सकारात्मक सोच करना है, रखना है और सकारात्मक काम करना है, और आपको योगदान के साथ आगे बढ़ना है, बस ये मूल मंत्र है। और ये समझ लिए कोई भेदभाव नहीं है सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ईच ऑफ द एसेसर, ईच एंड एवरी एसेसर वो अपनी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज खुद चेक करते हैं। सर, जब सब लोग अपना खुद ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहे हैं, तो व्हाई इज इट on the day of conference only one officer is basically interacting with the candidate? सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं जो इंटरेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट से, और बाकी सब लोग दे आर प्रोबेबली नॉट डिस्कसिंग। आप मेरे को इस चीज को और थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस को इन डिटेल जरा आप समझाएंगे सर, क्या होता है अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस में हर एक कैंडिडेट को बारी बारी बुलाया जाता है और वो थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा रहता है, उससे प्रश्न पूछते हैं और फिर वो चला जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अब आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट ने कैसे काम किया। जब वो साइकोलॉजी का काम कर रहा था तो वो बैठ के अपना लिख रहा था, किसी ने उससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ठीक है सर। है, और कौन साइकोलॉजिस्ट उसको देखेगा ये उसको नहीं पता, और उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता कि कौन से कौन है। उनको सिर्फ नंबर पता है, मैं 12 नंबर का देख रहा हूँ, मैं 13 नंबर का देख रहा हूँ, मैं या 26 नंबर का देख रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये पहली बात है कि ना तो कैंडिडेट को पता साइकोलॉजिस्ट कौन है और ना ही साइकोलॉजिस्ट को पता कैंडिडेट कौन है, तो बात खत्म जी। दूसरी बात, ग्रुप टेस्टिंग में समूह में बात होती है। कभी कभी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हो सकता है किसी से बात करे, हाँ कमांड टास्क के दौरान हर एक कैंडिडेट के साथ अलग अलग बात करते हैं जी। लेकिन जो आपका प्रश्न विशेष है उसकी बात यह है कि इंटरव्यू में सर, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम मित्र की तरह बात करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर और कैंडिडेट।
तो जो झिझक है जी उनके साथ बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने पता है कि आधा घंटा मैंने बड़े मजे से इनके साथ बात किया है। तो वही कारण है कि कॉन्फ्रेंस में भी कैंडिडेट को कोई किस्म की घबराहट नहीं हो, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत तनाव है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे बाप रे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मैं दोस्तों को क्या जवाब। तो ये जो उसके ऊपर जो तनाव है उसको घटाने के लिए और उसको बिल्कुल कंफर्टेबल एटीज रखने के लिए जिसने उनका इंटरव्यू लिया सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या डेप्टी प्रेसिडेंट। अच्छा सर, ये कारण, ये रूल है। ओके, यही कारण। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब आपको सवाल, आपका जो दिमाग में डाउट हुआ करता था कि भाई व्हाई ओनली इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्स क्वेश्चन, तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका लॉजिक समझाते हुए आपको आंसर दी, क्योंकि ये जीटीओ ऑफिसर हैं। फॉर एवरी आंसर विच ही गिव्स कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहता है सर के पास। सर, अभी आपने कमांड टास्क का नाम लिया था, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जीटीओ पार्ट में जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं वो एक समरी दे दें कि कौन कौन से टास्क करा रहे हैं। आजकल सर ये बड़ा इंटरनेट पे चल रहा है कि इंडोर की टास्क की तैयारी ऐसे करो, आउटडोर टास्क की तैयारी ऐसे करो। तो ये क्या मिथ है सर, जो इन एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी चाहिए इस चीज पे? अच्छा, सबसे पहली बात सर, ग्रुप टेस्टिंग सीरीज में 9 टास्क होते हैं जी, ये आपको पता ही होगा। हाँ, वैसे फिर भी मैं दोहरा देता हूं। पहला टास्क ग्रुप डिस्कशन जी, उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। एक ब्रेक होता है, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क जी, उसके बाद लेक्चरेट जी या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये आगे पीछे हो सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। ठीक है, यहां तक 9 टास्क हो गए। इनमें से जो ग्रुप डिस्कशन है और जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है जी, और जो लेक्चरेट है जी, ये 3 ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट को हिलना डुलना नहीं होता, वो बैठ के ही बात करता है या लिखता है या काम करता है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ, मूवमेंट नहीं है जी। तो इसको साधारणतः लोगों ने आजकल इंडोर टास्क बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो उनको कमरे के अंदर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि पहले आपको अंदर किया जाएगा फिर बाहर किया जाएगा। अगर जगह है, मौसम सही है, तो पेड़ के नीचे ही सारे टास्क होते हैं। आजकल पेड़ कट गए हैं, तो इसलिए इंडोर और आउटडोर या शेड बना दिया गया है। लेकिन हमारे समय में पेड़ के नीचे ही गोलाकार में ग्रुप डिस्कशन के लिए लगता था जी, सेमी सर्कल में ग्रुप प्लानिंग के लिए लगता था और एक सीधे लाइन में लेक्चरेट के लिए लगता था और सामने एक लेक्चर स्टैंड होती थी। तो इंडोर आउटडोर ये सब एक मिथ है, इसमें कोई वो दम नहीं है। बाकी आप उसको कहना चाहते हो जरूर कहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक सर, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपने अभी बोला टास्क में, और आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एजुकेटर्स भी हैं जो लेसन सिखा रहे हैं। तो सर, ये व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? ये ग्रुप डिस्कशन से कैसे अलग है? क्योंकि दोनों में वर्ड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जीपीई जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बोलते हैं और ग्रुप डिस्कशन में क्या अंतर होगा सर? देखिए, चूंकि ये ग्रुप सीरीज है, मतलब आपको एक समूह में काम करना है जी, ठीक है ना, आपको समूह में काम करना है या समूह के मदद के से काम करना है जी, है जी। तो एकमात्र सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल और लेक्चरेट है जिसमें आपको किसी की मदद नहीं चाहिए। बाकी सब में आपको आपके समूह से मदद चाहिए या पूरा समूह एक साथ काम करेगा। तो ग्रुप डिस्कशन हो गया सामूहिक वार्ता। ग्रुप डिस्कशन मतलब पूरा ग्रुप डिस्कस करेगा, वार्तालाप करेगा, अपने विचार अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज द व्यूज। सर, ग्रुप प्लानिंग, आप इसके नाम पे जाइए, सब अर्थ उसी में छुपा हुआ है। ग्रुप माने समूह, प्लानिंग माने योजना बनाना। तो आपको एक समूह में रहते हुए एक योजना बनाना, एक प्लान बनानी है। ओके, ठीक है जी। अब कैसे प्लान? आप सोच लो, आप स्कूल में कोई बदमाशी करने जा रहे हो सकता है, उदाहरण दे रहा हूँ। आप गांव में जा रहे हो, स्कूल और बीच में आम का बगीचा है और आपको आम चोरी करने हैं, लेकिन चौकीदार है,
तो आप एक हल्का सा योजना बना रहे हैं, वही मैं वहां से हल्ला करूंगा तो चौकीदार उधर भागेगा तो तुम इधर, बस कुछ इसी तरीके से है। मैंने बहुत ही हल्के में आपको समझाया, लेकिन कुछ इस तरीके से है, आपको 2-3 काम एक साथ करने होते हैं और आपको ये तय करना है कि भाई हम इस काम को कैसे करेंगे, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है। बिल्कुल भाई, उसको समझना है और साथ में कितनी ताकत लगानी है एक काम को करने के लिए। अगर वो काम 2 ही लोगों से होता है, आप उसमें 4 बांट रहे हैं, तो ठीक है, आपकी इच्छा है, हो सकता है फिर कहीं और आपके आदमी कम हो जाएंगे और कहीं पे 4 चाहिए और आप कहते नहीं 2 ही कर पाएंगे, ठीक है, ये आपकी सोच है। तो ग्रुप प्लानिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लान बनाना है, एक योजना बनाना है। आप सबको पता है कि एक सिचुएशन पढ़ के सुना दी जाती है कहानी की तरह, उसी में 3-4 समस्याएं होती हैं और कुछ संसाधन माने रिसोर्सेज दिए रहते हैं। आपको उनके मदद से और अपने ग्रुप की मदद से इन सब का एक योजना बनाना है कि भैया हम 4 जने ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाकी उसी वक्त वो लोग वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो उस तरीके से, बस और कुछ नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स इतने आसानी से सर ने ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बता दी, जिसको बहुत कुछ आप जैसे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे मैं लाइव मिला हुआ हूं और उसको बहुत बड़ा हवा बनाते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सर ये जो 9 टास्क रखे गए हैं जीटीओ में, इन सारे टास्क के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा है। जैसे आपके हर सवाल में जो एक उत्तर आया वो इट केम अप विद अ लॉजिक, हर आंसर वाज विद लॉजिक। तो ऐसी क्या जीटीओ पार्ट में जो 9 टास्क हैं सब में कोई लॉजिक दिख रहा है, सब में कुछ दिमाग दिख रहा है? सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए सर, एसएसबी में जो भी आप कर रहे हैं जी, अगर उसका कोई मायने नहीं होता तो वो न रहता। अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओके, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर जी, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस प्रोसीजर जी, ठीक है जी। तो अब आपने कहा कि ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप में जब आप काम करेंगे तो एक दूसरे को, भाई कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कहना चाहते हैं कि भाई आप देखिए मैं अच्छा करूंगा, सही बात है, नहीं तुम्हारे से अच्छा मैं करूंगा, इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जी। उसमें संघर्ष तो होगा ही, बिल्कुल होगा सर, क्लैश या संघर्ष हो सकता है, बोले अरे रुको मैं करूंगा, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो किसी को लगता है कि यार मैं दब गया, मुझे पूरा मौका नहीं मिला जी, तो ऐसे कैंडिडेट जो समझते हैं उनको मौका देने के लिए ग्रुप को कभी छोटा कर दिया जाता है, अच्छा, कभी उनको अकेले, जैसे कमांड टास्क में बोलते हैं भाई ठीक है आपको समूह से मदद लेना है और आपका ये काम है आप करिए। अच्छा, और इस तरीके से हर एक को, हर कैंडिडेट को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना कुशलता का प्रदर्शन कर पाए। मतलब इन 9 टास्क में कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट को किसी मोमेंट पे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो परफॉर्म करे। वैसे तो हर कैंडिडेट को हर टास्क में हर समय परफॉर्म करने का मौका दिया गया है, सबको बराबर, किसी को नहीं कहा गया कि आप मुखिया हो, कोई मुखिया नहीं होता, देयर नो लीडर, एवरीबॉडी इज इक्वल। जैसे आप बाजार में हो या क्लासरूम में हो या और कहीं पे हो, तो मौका सबके पास बराबर है, कोई दब जाता है, कोई मौके का लाभ नहीं उठा पाता, या समझता है कि मैं नहीं उठा पाया जी। तो ऐसे शंकाओं को दूर करने के लिए ये इस तरीके से। अच्छा सर, प्रोबेबली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू, इंग्लिश का कितना महत्व है ये ग्रुप डिस्कशन में, ये लेक्चरेट में, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में? बिकॉज स्टेट बोर्ड बच्चा, रूरल बैकग्राउंड का बच्चा, गांव का बच्चा बड़ा परेशान है इस चीज से। एसएसबी क्लासरूम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस बात की कि सर मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, लेकिन फिजिकली मैं बहुत सही हूं, दिमाग मेरा अच्छा है, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आगे तो सब लोग बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक और शंका दूर कर देता हूं। यहाँ के यूपी के लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता। मेरी आप बात मानिए कि पूरे भारतवर्ष में ही लगभग कुछ ऐसा ही है। मैं दक्षिण भारत में था, वो अपनी भाषा तो जानते हैं लेकिन अंग्रेजी उतना नहीं बोल पाते। अच्छा, गुजरात में भी वही होगा, पंजाब में भी वही होगा, हर जगह यही समस्या होगी। मेरी मातृभाषा बंगाली है, मैं भी जानता हूँ, वहाँ के लड़के भी यही कहते हैं कि सर आता तो है लेकिन अंग्रेजी नहीं आता। अब आप ये समझिए कि एक माध्यम तो रखना पड़ेगा, कॉमन माध्यम रखना पड़ेगा। उसमें ये लिया गया है कि भाई
अंग्रेजी में होना चाहिए जी, पहली बात जी। अच्छा, अब आप अपने विचार अगले तक पहुंचा पाते कि नहीं, मुद्दा वो है, कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ मैनर दैट द असेसर कैन अंडरस्टैंड यू। जी। तो अगर आपने इंग्लिश बोलते बोलते थोड़ा हिंदी बोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान लेना कि पूरा हिंदी में ही मैंने आपको विचार बता दिया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में तो आप तो हिंदी नहीं लिख सकते। इंटरव्यू में भी आपने बोला सर प्लीज डोंट माइंड सर, मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है वो मान जाए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है और ऐसे नहीं हो सकता। एक माध्यम है, उसको मान के तो चलना पड़ेगा। दैट मीन्स बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि अपना कम्युनिकेशन सामने वाले तक समझा कोई नहीं कह रहा है कि आपका अंग्रेजी बिल्कुल फराटेदार होना चाहिए। अंग्रेजी ऐसा होना चाहिए कि आपने जो लिखा है या आप जो बोल रहे हो वो अगला समझ सके, पढ़ के या सुन के। और जब आप समूह में काम कर रहे हो, आपने अपने साथी को जो आदेश दिया या जो निवेदन किया कि भाई ऐसा कर लो, वो उसको समझ में आना चाहिए। इतनी मात्र अंग्रेजी आनी चाहिए मिनिमम। कोई नहीं कह रहा कि आपको वहां ऐसे लिखाया जाएगा या ग्रामर का एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच सर। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आई एम नॉट, मैं आपसे एज न्यूट्रल बात करूंगा, आप वैसे भी जीटीओ ऑफिसर हैं, आप कोई भी विदाउट लॉजिक बात ही नहीं करते सर। ऐसा क्यों है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम जैसी एंट्रीज में थोक के भाव बंदे जाते हैं और उसी स्पीड से वापस भी आते हैं? मतलब मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में देखा सर, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 92% 12th में है, दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन जेई, अच्छे हैं, लंबे चौड़े हैं देखने में, इंग्लिश भी ठीक है, तब भी कॉन्फ्रेंस आउट। अच्छा, अब एक समस्या ये है कि जो आजकल के बोर्ड हैं वो ठीक है नंबर आ जाते हैं, गणित में बहुत स्ट्रांग है तो आपका जेई का स्कोर बड़ा अच्छा होगा है, परंतु यहाँ तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो टीईएस एंट्री जो है वो लिखित परीक्षा तो दिया नहीं है उसने अपने बोर्ड के जो अंक हैं प्लस जेई का स्कोर जो है उसके आधार पे उनको एसएसबी बुला लिया जाता है जी। जबकि एनडीए जो इसके बराबर का है क्लास 12th के बाद, उनको एक लिखित परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें भी गणित का बहुत मूल्य है, गणित का एक पूरा पेपर होता है, साथ में अंग्रेजी और जनरल साइंस सबका होता है, जनरल नॉलेज है वो। तो थोड़ा फर्क ये पड़ता है कि भाई उनको तो अंग्रेजी थोड़ी, ये और बात है कि एनडीए का जो लिखित परीक्षा है वो द्विभाषीय है, बाइलिंगुअल, तो बच्चा ये भी कह सकता है सर मैं तो हिंदी के उस पर मैं तो पार कर गया, अब आप क्यों इंग्लिश कर रहे हो। तो मेन बात ये होती है कि टीएस में अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और इतना ही फर्क है। बाकी मतलब ऐसी कोई एसेसर्स को, मतलब मैं एक ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, वेरी सॉरी, बिकॉज मुझे पता है आप कट्टर फौजी हैं, आप कोई इनसाइडर बात किसी भी जगह नहीं करते, बट कभी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आते कि यार टीएस वालों में कम सिलेक्शन करो, एनडीए वाले में ज्यादा करो? कभी ऐसा? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, आपको भी बताया कि वहां आपको बुलाया गया है सिलेक्ट करने के लिए, न कि रिजेक्ट करने के लिए। आप प्रमाण दीजिए कि मैं सिलेक्ट होने योग्य हूँ, वो बिल्कुल लेंगे आपको, लेकिन अगर आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे, चाहे लिख के या बोल के या काम करके, तो फिर वो क्या कर पाएंगे। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले एस्पिरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है, प्लीज ये दिमाग मिथ हटाइए अपने दिमाग से, प्लीज अपना थॉट प्रोसेस सही करिए। कर्नल दत्त सर ने इतनी ब्यूटीफुली बताया कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसलिए बैठा है कि वो सेलेक्ट करने के लिए, वो उसका मेन एम, मेन मोटो इज टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। डिफेंस एस्पिरेंट्स बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही मेरा सर से निवेदन है कि सर एक बार हम लोग एक सेशन आउटडोर ग्राउंड पे भी करें, आप हमें कुछ जीटीओ टिप्स दें, हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ टिप्स दें ताकि उनका भला हो। बिल्कुल, जब आप मौका देंगे मैं आ जाऊंगा सर। तब तक मैं यही कहूंगा, सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक काम कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सर आई मस्ट से आपकी हिंदी मेरे से 100 गुना अच्छी है। अमेजिंग सर, कौन कहेगा कि आप बंगाली हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।